नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले हैं वैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत किस देश में की जाएगी। वैसे देखा जाए तो इससे पहले यह कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर चीन, जापान तथा अमेरिका वो भी एयर टैक्सी बनाने की शुरुआत कर चुके हैं और उसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको चलाया भी जा चुका है। लेकिन यह खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एयर टैक्सी एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पे काम में ली जाने वाली होगी और 2026 तक इसको इस देश के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। आंसर इसका होने वाला है कौन सा? दुबई। तो दुबई किसका शहर है? दुबई शहर है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके साथ में भारत के संबंध काफी प्रगाढ़। सबसे ज्यादा अगर भारत तेल आयात करता है, यह कह सकते हैं कि यूएई सबसे ज्यादा तेल निर्यात अगर किसी को करता है उन देशों में भारत भी है। तो हम आपको बताते चले कि दुबई वही जो एक यूएई का सबसे बड़ा शहरों में से एक। वैसे देखा जाए तो दुबई जो है वो एक बड़ा शहर तो है ही, इसके साथ में एक वर्ल्ड की फेमस सिटी भी है जहां पर बुर्ज खलीफा नामक एक बिल्डिंग जो विश्व की सबसे ऊंची इमारतों के तौर पे इसको जाना जाता है। बात करते हैं इसके अलावा कुछ और चीजें। अब बात करते हैं कि जो दुबई के अंदर जो एयर टैक्सी जो चलाने वाली जो होगी, इसकी कुछ खासियत है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखते हैं इसकी जो अधिकतम किलोमीटर की जो सीमा होगी वो 161 किलोमीटर, इसके अलावा 321 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये एयर टैक्सी चलेगी और ये 161 किलोमीटर का इसका सफर रहने वाला। अधिकतम जो दूरी होगी वो 161 किलोमीटर की होगी, जबकि इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 321 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ने वाली टैक्सी होगी, जिसके अंदर पायलट सहित 6 यात्री इसके अंदर सवार होंगे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करेगी। गौरतलब यह भी है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि कम समय में और वर्तमान में यूएई है जिसके पास में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसी को ध्यान में रखने के लिए या पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की टैक्सी की शुरुआत कहां पर की गई है? आंसर इसका होने वाला है कौन सा? दुबई। ये किस लिए ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो वर्तमान में जो एयर टैक्सी है उसके लिए क्या किया जाता है? तो वर्टिकल हिंदी में इसको कहते हैं लंबवत का मतलब ये है कि जिस प्रकार अगर किसी प्लेन में अगर यात्रा करते हैं तो उसको एक रनवे के लिए एक टेक ऑफ करने के लिए एक लंबा रनवे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहां से ये इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पार्क किया जाएगा और वहीं से ये वर्टिकली क्या हो जाएगी, वहीं से उड़नी शुरू हो जाएगी जैसा हेलीकॉप्टर में होता है। लेकिन दोनों में फर्क इस बात का है कि हेलीकॉप्टर के अंदर ज्यादा आवाज आती है और इसके अंदर आवाज भी कम आने वाली है और ये एक टैक्सी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेन में जब हम बैठते हैं तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है और लोगों के कानों को क्या करता है, वो खराब करने की भी स्थिति में ला देता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और दुनिया की पहली ऐसी एयर टैक्सी है वो दुबई में इसको संचालित किया जाएगा और लक्ष्य है कि 2026 तक इसको दो शहरों के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? दुबई। अब हाल ही के अंदर वर्तमान के अंदर आज आप देख रहे हैं कि आज 14 फरवरी और 14 फरवरी भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आबू धाबी के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आज स्वामीनारायण मंदिर यह कह सकते हैं किसी इस्लामी जगत के देश के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री स्वामीनारायण मंदिर का क्या करने वाले हैं? उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी शुरुआत क्या कह सकते हैं, इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई थी 2018 में। 2018 के अंदर इसकी शुरुआत रखी गई और 2024 तक आते आते ये मंदिर बन गया और इसका उद्घाटन करने वाले कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी। तो आप देख रहे हैं इसके अलावा अभी जो वर्तमान के अंदर दुबई इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि COP 28 एक वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जिसके अंदर लगभग
या कह सकते हैं 197 देशों ने इसमें शिरकत करी और सभी देशों ने, बात करें चाहे विकसित देशों की चाहे विकासशील देशों की बात करें, सभी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस प्रकार का एक व्यापक समझौता कहां पे किया, वो भी दुबई के अंदर ही किया। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न के माध्यम से आपने और फैक्ट्स भी जाने कि दुबई वर्तमान में क्यों चर्चाओं में बना हुआ था, और इसके अलावा अबू धाबी वो भी किस लिए चर्चाओं में बना हुआ। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड एक्सपो 2024 इसका आयोजन भी कहां होने वाला है, इसका आयोजन भी होने वाला है दुबई में। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हालांकि वैसे देखा जाए तो एयर टैक्सी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तो जापान और चाइना ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, लेकिन कमर्शियल तौर पे अगर कोई देश करने वाला है या कौन सी सिटी करने वाले, उसका आंसर होने वाला है कौन सा, दुबई। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो देखते हैं 2026 के अंदर यूएई, जिसका एक बहुत बड़ा शहर दुबई, हालांकि उसकी जो राजधानी है जिसका नाम है कौन सा, अबू धाबी इसकी राजधानी, और 2026 तक इसके परिचालन होने की संभावना है, जिसके अंदर ये अधिकतम जो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, इसके अंदर 161 किलोमीटर इसकी अधिकतम क्या होगी, सीमा होगी, जिसमें दो कह सकते हैं कि बड़े शहर शामिल होंगे। और इसकी जो स्पीड होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 321 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आप फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि हाल ही के अंदर इसका अनावरण किया गया है, कहां पर, दुबई के अंदर। चलिए अब जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि हाल ही में लखपति दीदी का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो सम्मेलन, वैसे देखा जाए तो लखपति योजना क्या है, इसके अंदर स्वयं सहायता समूह जो विशेषकर महिलाओं के, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। इसके अंदर कितनी लाख लोगों को, ये कह सकते हैं कितनी करोड़ महिलाओं को इसके अंदर शामिल किया गया। पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, अब इसको कर दिया 3 करोड़। 3 करोड़ महिलाएं इस स्वावलंबी योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार का लाभ वो ले सकेंगे। उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की 50% आबादी वाला एक बड़ा समुदाय जो महिला वर्ग से आता है, उसको सशक्त करने के लिए, उसको आर्थिक उन्नयन प्रदान करने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, लेकिन 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसकी शुरुआत की गई। और लखपति दीदी जो योजना है, इसका सम्मेलन अभी कहां पे किया जा रहा है, और आज 14 फरवरी, और 14 फरवरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजस्थान का डूंगरपुर जिला, और जिसके अंदर बेणेश्वर धाम एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल, कह सकते हैं कि आदिवासियों का वो एक धार्मिक स्थल, और वहां पे इसको करने वाली हैं वो संबोधित। तो आप प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं हाल ही में लखपति दीदी का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, जयपुर की जगह। जयपुर तो राजधानी है, लेकिन उसके बाद में कहां पे होगा, डूंगरपुर राजस्थान का ही एक जिला, और वहां पे बेणेश्वर धाम, और वहां पे इसकी की जाएगी शुरुआत। उद्देश्य क्या, उद्देश्य है कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से हम सब लोगों को पहले से पता कि लखपति तो 1 लाख रुपए वाली कीमत, या कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए जिसकी सेविंग्स हो, उसी को क्या बनाया जाएगा, लखपति दीदी के नाम से इसको संबोधित किया जाएगा। चलिए आप देख रहे हैं कि जयपुर के अंदर, जयपुर के बाद में जाने वाली है बेणेश्वर, आप देख रहे हैं, और ये डूंगरपुर के अंदर है। और 23 दिसंबर 2023 की शुरुआत हो जाती है लखपति दीदी की। और ग्रामीण एरियाओं के अंदर महिलाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से इस प्रकार का हुनर प्रदान करती हैं, और उसके माध्यम से ही वो क्या करते हैं, अपने आप को उन्नयन करने का कार्य भी कौन करती हैं, महिलाएं ही करती। तो आप बहरहाल आप देख रहे हैं हमारी राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इसकी शुरुआत कहां करी जाएगी, इसका सम्मेलन की शुरुआत करी जाएगी 14 फरवरी, और 14 फरवरी आज ही है। तो आज के दिन इसकी शुरुआत की जाएगी कहां से, डूंगरपुर बेणेश्वर धाम के अंदर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। कवल टाइगर रिजर्व जो हाल ही के अंदर खबरों के अंदर था, किस राज्य के अंदर है, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, तेलंगाना। स्थापना कब होती है, 2 जून 2014। भारत का 29वां राज्य, भारत का 19वां राज्य बनता है तेलंगाना, और जिसकी राजधानी है वो कौन सी है, हैदराबाद इसकी राजधानी। और वहीं पे कवल टाइगर है वो वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। किस लिए बना हुआ था, उसका कारण यह कि वहां पे सोंगार के जो वृक्ष है, और जो बांस के जो वृक्ष है, उनको काटने की एवज के अंदर 6 लोगों को इस प्रकार का एक आजीवन कारावास सुनाने की सजा हाईकोर्ट ने उनको दी थी।
इसीलिए वर्तमान में कंवल टाइगर जो हाल ही में चर्चाओं में बना हुआ था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इसका होने वाला है तेलंगाना। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तेलंगाना सांगवान की तस्करी को रोकने के लिए 6 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया था, उनको आजीवन कारावास भी सुनाया गया था। 2012 में इस टाइगर की क्या होती है? शुरुआत होती है। ये गोदावरी, जिस प्रकार दक्षिण भारत के अंदर गोदावरी तथा महानदी, दो प्रकार की जो नदी हैं वो जो दक्षिण भारत की कह सकते हैं कि लाइफ लाइन के जिसको तौर पे जाना जाता है, उन कदमियों जो नदियां हैं वहां का जल ग्रहण क्षेत्र भी कौन सा है? यहीं के अंदर, इसी के अंदर तेलंगाना के अंदर आता है, जहां पे कंवल रिजर्व पार्क है। बांस तथा सगोन सहित 673 प्रजातियों की मेजबानी वाला रिजर्व कौन सा है? वो भी तेलंगाना ही है और हाल ही के अंदर ये वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। अब बात करते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब होती? 1973 के अंदर पहली बार देहरादून जो वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी, वहां पे इसकी शुरुआत होती है। और उस टाइगर रिजर्व का क्या नाम था? उसका नाम था टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना अप्रैल 1973 को होती है। देश का पहला टाइगर रिजर्व कहां है? वो यहां पे बनता है। वैसे देखा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर टाइगर रिजर्व है वो कहां पे? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। अगर देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कौन कौन से राज्यों के अंदर निवास करती है, आंसर होगा इसका एमपी, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। और वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर टाइगर पाए जाते तो कहां पे पाए जाते? भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली की दो देशों के बीच में जो शुरुआत की गई थी वो किन दो देशों के मध्य की गई? यह कह सकते हैं कि भारत ने किन के साथ में इस प्रकार का समझौता किया जिसमें वहां पर यूपीआई की शुरुआत की गई? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस दोनों के साथ में भारत के संबंध जो है वो काफी घनिष्ठ और रणनीतिक भी, और वहां पर भी यूपीआई पेमेंट्स के माध्यम से शुरुआत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इस प्रकार की, यह कह सकते हैं वर्चुअल हरी झंडी दिखा करके इन दोनों देशों के अंदर भी क्या करेगी? यूपीआई की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं कि यूपीआई हाल ही के अंदर इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि फ्रांस के अंदर पहली बार एफिल टावर, हम सब लोगों को पहले से विदित एफिल टावर की जो टिकट लगती है उसमें अब यूपीआई के माध्यम से भी हम क्या कर सकेंगे? उसका उपयोग कर सकते हैं, या कह सकते हैं यूपीआई के माध्यम से हम टिकट खरीद सकते हैं, क्योंकि भारतीय दूतावास राजनयिक के द्वारा इस प्रकार की शुरुआत कहां पर की गई थी? वो भी फ्रांस के अंदर की गई थी। वैसे देखा जाए तो यूपीआई की शुरुआत भारत के अंदर होती कब है? 2016 के अंदर भारत के अंदर यूपीआई की शुरुआत होती है। और उसके बाद में रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अगर हमें 5 रुपए का भी अगर सामान लेना पड़ता है तो हम फोन पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से या गूगल के पे के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैसे ट्रांसफर भेज भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? पैसों का लेन देन भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला हमारा ही पड़ोसी देश श्रीलंका और साथ में मॉरिशस, इसके साथ में हमने यूपीआई की शुरुआत करी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। श्रीलंका और मॉरिशस, प्रधानमंत्री मोदी जी और दोनों देशों के समकक्षों का मतलब जो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री है, उनके साथ में इस प्रकार की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस प्रकार की शुरुआत की गई। यूपीआई सेवाओं के साथ में रुपे कार्ड एक इंटरनेशनल कार्ड है जिसके साथ में हम किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन विदेशों में भी कर सकते हैं, उसकी शुरुआत भी इसके साथ ही की गई। अब बात करते हैं इससे पहले फ्रांस के एफिल टावर, जिसका ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। एफिल टावर के लिए भी यूपीआई से टिकट जो है शुरुआत उसकी करी गई थी। अब बात करते हैं कि यूपीआई की भारत में शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2016 में। किस मोड कह सकते हैं, किस मोड में पेमेंट करता है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के माध्यम से ही सारे के सारे
या कह सकते हैं ये इसका केंद्र, ये इसका पीवट है और यहीं से इसका संचालन किया जाता है। और देश भर के अंदर जिस प्रकार की जो सूचना क्रांति आई है या कह सकते हैं जो डिजिटल क्रांति आई है, विश्व के अंदर सबसे अगर कोई अग्रणी अगर कोई देश बनता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस विश्व भर के अंदर होते हैं, उस देश का नाम भी कौन सा है? भारत ही है। तो जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। आईआरडीए तथा किस आईआईटी द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर और साथ में आईआरईडी के माध्यम से इस प्रकार का एक समझौता किया गया जिसके अंदर स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कि इस प्रकार की शुरुआत की गई। वैसे देखा जाए तो आईआईटी भुवनेश्वर ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आईआईटीज हैं जो इसके साथ में नवाचारों के सहयोग में काफी काम वो करती रही हैं। अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के द्वारा नौसेना के साथ में इस प्रकार का एक समझौता किया गया जिसके अंदर नवाचार विषय भी शामिल है। तो आपने देखा आईआईटी कानपुर ऑलरेडी पहले से कर चुकी है, इसके अलावा आईआईटी मद्रास भी इस प्रकार का एक कार्य कर चुकी है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ में इस प्रकार का एक ट्रांसक्रिप्शन टूल लेकर के जिसके अंदर कोई भी याचिकाकर्ता अगर अपना डिसीजन जो है या कह सकते हैं उसका जो निर्णय है वो अपनी स्थानीय भाषा में भी चुन सकेगा, उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन टूल लेकर के कौन आई है? वो भी आईआईटी मद्रास लेके आई है। अब बात करते हैं हाल के अंदर आईआईटी मद्रास इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि श्रीलंका और साथ में तंजानिया दोनों ऐसे देश हैं जहां पे आईआईटी मद्रास ने अपने कैंपस खोलने की घोषणा करी है। वो कहां पे करी है? ये भी आईआईटी मद्रास ने करी है। इसके अलावा कौन सी चीजें और करी है आईआईटी ने? तो अभी हाल ही के अंदर आईआईटी रोपड़ कहां पर है? पंजाब के अंदर है। तो उसने क्या किया? आईआईटी रोपड़ ने टेंटलम एक दुर्लभ खनिज और इसको खोजने की शुरुआत या कह सकते हैं किसने खोजा इसको? तो ये आईआईटी रोपड़ ने खोजा है। रोपड़ कहां पे? पंजाब में है। और ये टेंटलम, ये क्या है? ये टेंटलम एक दुर्लभ खनिज है और किस काम में आता है? तो ये चिप इंडस्ट्री के अंदर काम आता है और सेमीकंडक्टर के तौर पे इसको उसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला आईआईटी भुवनेश्वर। अब बात करते हैं वर्तमान में उड़ीसा जो किस लिए वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था कि हाल ही के अंदर साहित्य कौन सा? कलिंग साहित्य की वजह से चर्चाओं में बना हुआ। सबसे बड़ा जो है वो एक कलिंग साहित्य वहां उसका आयोजन कहां पे किया गया था? वो भी भुवनेश्वर के अंदर ही किया गया। वैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स कैपिटल को तौर पे भी अगर देखते हैं तो भारत के अंदर ऐसे कौन सी कैपिटल है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसकी स्पोर्ट्स कैपिटल है पूरे भारतवर्ष की, जहां पे सबसे ज्यादा अगर मल्टीप्लेक्स कह सकते हैं इंडोर स्टेडियम्स की बात करते हैं वो सारे के सारे आपको कहां मिलते हैं? वो भुवनेश्वर में ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा 2022 या कह सकते हैं 2022 और 2023 के मध्य बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट है वो भी कहां पे हुए? आयोजित किए गए थे, वो भी भुवनेश्वर में ही किए गए थे। जान लेते हैं इस प्रश्न के माध्यम से कुछ और अन्य चीजें। आईआईटी भुवनेश्वर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप के उद्घाटन करते हैं 2026 तक 100 करोड़ रुपए के बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप, संख्या कितनी हो सकती है? 100 के आसपास स्टार्टअप्स बनाने की शुरुआत कहां पे की गई है? वो भी भुवनेश्वर के अंदर ही की गई है। हाल ही के दौरान जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम नवीन पटनायक, और उन्होंने 150 करोड़ रुपए उन लोगों को भी समर्पित करें जो तेंदू के पत्ते तोड़ने का कार्य करते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार की शुरुआत कहां पर की गई है? वो भी भुवनेश्वर या कह सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को क्या दी है? मंजूरी दी है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? असम के अंदर इस प्रकार की शुरुआत की गई है जिसके अंदर जादुई उपचार ये कह सकते हैं जो जादुई टोना है उसको रोकथाम के लिए जादू टोना और साथ में जादू उपचार, इससे कभी कभार ये कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु तक हो जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उसी को रोकने के लिए इस प्रकार का एक विधेयक लेकर के आई है। उस सरकार का नाम क्या है? उस राज्य का नाम क्या है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? असम सरकार। वर्तमान में वहां के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी वहां की दिसपुर। वैसे देखा जाए तो 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप वहां पर लेकर के गया। किसके लिए? चिप इंडस्ट्री के लिए। वैसे देखा जाए तो 100% इलेक्ट्रिक अगर बाइक की शुरुआत करने वाला अगर कोई राज्य बना है उस राज्य का नाम भी कौन सा है?
असम है। और हाल ही के अंदर मिशन गुणोत्सव और मिशन दक्ष दो ऐसे प्रोग्राम थे जो बिहार और असम सरकार के अंदर चलाए गए, जहां के स्कूली बच्चों के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम की शुरुआत भी कहां की गई है, तो ये भी असम के अंदर ही की गई है। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। असम इसका आंसर होने वाला। इसके अलावा असम ने 100% परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करने वाला राज्य बना। दूसरी सबसे बड़ी 2023 की सबसे बड़ी एक बात ये हुई कि एक त्रिपक्षीय समझौता होता है जो दिल्ली सरकार, कह सकते हैं केंद्र, राज्य सरकार और साथ में उल्फा, हम सब लोगों को पहले से विदित कि उल्फा एक अतिवादी या कह सकते हैं आतंकवादी संगठन, और उसके बीच में काफी लंबे समय से इस प्रकार की शुरुआत की गई थी बातचीत के माध्यम से, और उल्फा ने अभी वर्तमान में हथियार डाल दिए हैं। यह भी 2023 के लिए बहुत बड़ा एक क्या बना था, करंट अफेयर्स का एक प्रश्न बना था। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ और टाटा ग्रुप ने 40,000 करोड़ रुपए की चिप इंडस्ट्री लगाने का ऐलान भी किया है। तो हाल ही के दौरान असम इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था। जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? सुमित नागल भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने इटली के खिलाड़ी को हरा करके और चेन्नई ओपन अपने नाम किया। इससे पहले वो बेंगलुरु ओपन भी जीत चुके। ब्यूनस आयर्स का खिताब भी वो जीत चुके हैं। सुमित नागल भारत के खिलाड़ी, टेनिस के उभरते हुए खिलाड़ी। इसके अलावा हाल ही के दिनों के अंदर वो इसलिए भी चर्चाओं में बने हुए थे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर सिंगल्स के अंदर सेकंड राउंड में प्रवेश करने वाले खिलाड़ी भी कौन बने थे, जिनका नाम है सुमित नागल। वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर भी भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी किसने? रोहन बोपन्ना ने मिक्स डबल के अंदर खिताब जीता। ऐसा करने वाला, ये कह सकते हैं ऐसा कारनामा करने वाले वो दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं। एटीपी टूर के अंदर भी फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी, लगभग उनकी जो उम्र ये कह सकते हैं 42 साल की उम्र में उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सुमित नागल भारतीय खिलाड़ी, फाइनल में इटली के लुका नार्दी को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। पहला खिताब ये जीतते हैं 2014 में बेंगलुरु ओपन के द्वारा। ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल का खिताब भी इन्होंने जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेकंड राउंड तक पहुंचने वाले भारत के खिलाड़ी हैं कौन सा, जिनका नाम सुमित नागल है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंधु गणपति दक्षिणी भारत की ऐसी पहली ट्रांसजेंडर है जो टीटी के तौर पे उनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं रेलवे के बारे में, कुछ जीएस के एस्पेक्ट में बता देता हूं। 1853 के अंदर भारत के अंदर पहली बार शुरुआत होती है किसकी? रेलवे की। कहां से कहां ट्रेन चलती है? इसकी ट्रेन चलती है कौन सा? मुंबई से लेकर के ठाणे। मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में 1853 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। जबकि 1984 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर अगर मेट्रो की शुरुआत होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कलकत्ता। कोलकाता के अंदर सबसे पहले अगर मेट्रो की शुरुआत होती है पूरे देश के अंदर 1984 के अंदर, वो कहां पे होती है? वो होती है कलकत्ता के अंदर। हाल ही के अंदर कलकत्ता इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि हुगली नदी, कलकत्ता की जो हुगली नदी है उसके 31 मीटर नीचे और समुद्र के नीचे, या कह सकते हैं पानी के नीचे भी मेट्रो की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बनता है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? कलकत्ता। अब बात करते हैं, हालांकि प्रश्न आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सी ऐसी महिला जो ट्रांसजेंडर है जो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी? आंसर तो इसका कौन सा हो रहा है? सिंधु गणपति। लेकिन इसके अलावा एक सुरेखा यादव के बारे में आपको और बताता चलूं, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर अगर बनती हैं जिसका नाम क्या है? सुरेखा यादव। लेकिन इनके साथ में एक और नया कारनामा और जुड़ जाता है, एक नई उपलब्धि और जुड़ जाती है, और वो कौन सा होता है? वो हो जाता है कि मेट्रो, या कह सकते हैं वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला अगर कोई बनती है जिनका नाम क्या है? सुरेखा यादव है। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से सिंधु गणपति और ये ट्रांसजेंडर, और इन्होंने इस प्रकार के कारनामे को कर दिखाया जिसके अंदर दक्षिण भारत के अंदर पहली ऐसी महिला ट्रांसजेंडर जिन्होंने इस प्रकार का कर्तव्य निर्वहन किया। जानते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? ऐसा करने वाला राज्य पहला तो नहीं है, लेकिन इससे पहले सेमीकंडक्टर लागू करने वाला अगर कोई राज्य बनता है उस राज्य का तो नाम है कौन सा? गुजरात।
लेकिन हाल ही के अंदर सेमीकंडक्टर को दूसरी बार, ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश ने पहली बार, तो उत्तर प्रदेश ने पहली बार सेमीकंडक्टर लागू करने वाला वो दूसरा कह सकते हैं राज्य वो बना है। अब हाल ही के अंदर सेमीकंडक्टर ऐसा क्या है, सेमीकंडक्टर वो सारी चीज है, ये कह सकते हैं जो ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाली अगर कोई चीज है वो कौन सी है, वो सेमीकंडक्टर है। उसी के लिए जितने भी प्रकार के हमारे जो राज्य हैं, कह सकते हैं कच्चे धातु के रूप में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रयोग होता है तो होता है कौन सा, लिथियम। तो लिथियम, इसके अलावा टेंटलम जैसे दुर्लभ खनिज, जिसकी हाल ही के अंदर खोज किसने करी थी, आईआईटी रोपड़ ने करी थी, वो भी वर्तमान में चर्चाओं में बना था। और पहली बार सेमीकंडक्टर की नीति लागू करने वाला हालांकि पहले गुजरात था, लेकिन उसके अंदर उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जल उपचार के लिए नोएडा को जल बैरियर के रूप में भी हाल ही के अंदर मान्यता मिली। आदि योगी शिव की 242 फुट की ऊंची प्रतिमा भी हाल ही के अंदर यूपी के अंदर स्थापित की गई। भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, ये कह सकते हैं गाय अभ्यारण्य, जो कहां पे, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, यहां पर इसको स्थापित किया गया है। भारत की पहली यही सिटी है वो कहां पे बनने वाली है, वो भी लखनऊ के अंदर ही बनने वाली है। अब अगला प्रश्न आप जानते हैं कि हाल ही के अंदर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकन क्रिकेटर कौन बने हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, पथुम निशंका। पथुम निशंका ने श्रीलंकन क्रिकेटर सनंथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ करके और देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 200 का आंकड़ा, यह कह सकते हैं इंडिविजुअल जो निजी स्कोर है किसी भी वनडे मैच का, वो इन्होंने पार किया है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा, पथुम निशंका। आप देख रहे हैं जिन्होंने 143 गेंदों में 201 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले सनंथ जयसूर्या थे जिन्होंने 189 रन शारजा के अंदर बनाए थे 2000 के अंदर। उसके बाद में इस प्रकार का कारनामा करने वाला कोई श्रीलंकन खिलाड़ी नहीं बना था। हाल ही के अंदर देखा गया कि आईसीसी के द्वारा श्रीलंकन क्रिकेट जो टीम जो थी, उसका जो बोर्ड था, उसका क्या कर दिया, उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि अंडर 19 का जो विश्व कप जो पहले होने वाला था वो होने वाला था श्रीलंका में। लेकिन आईसीसी के नियमों की अनदेखी की वजह से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने निलंबित कर दिया। और उसके बाद में जो मेजबानी का जो अधिकार जो पहले श्रीलंका को था अंडर 19 विश्व कप का, उसको हटा करके, उसको चेंज करके कहां कर दिया, उसको दक्षिण अफ्रीका कर दिया। गौरतलब यह भी है कि 11 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाता है और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके और तीसरी बार इस कप को अपने नाम किया। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है जो आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला, फीफा। फीफा विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल का संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी जब करी जा रही थी, जब स्थापना करी जा रही थी, तो इसके जो संस्थापक जो देश थे उनकी मात्र संख्या कितनी थी, मात्र थी 7 देशों से इसकी शुरुआत की गई। और 1930 से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और उसके बाद में अनवरत रूप से कह सकते हैं कि हर 4 साल के बाद में फीफा का वर्ल्ड कप खेला जाता है। और 2022 के अंदर फीफा का जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो खेला गया था दोहा कतर के अंदर, जिसके अंदर फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने इस खिताब को अपने नाम किया। वैसे देखा जाए तो 2026 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे होगा, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ में और कौन कौन से देश इसका आयोजन करेंगे, मेजबानी करेंगे, तो अमेरिका होगा, कनाडा होगा और साथ में होगा मैक्सिको। ये ऐसे देश होंगे जो फीफा वर्ल्ड कप का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न से संबंधित। शिक्षा मंत्रालय ने देश के अंदर इस प्रकार की शुरुआत फीफा के साथ में करी है, जिसके अंदर 11 लाख या कह सकते हैं 12 लाख फुटबॉल जो है वो स्कूलों के माध्यम से वितरित करे जाएंगे। और उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा कि फुटबॉल के प्रति लोगों को जागरूक करना और एक विश्व स्तर पर भारतीय क्रिकेट टीम जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है उसी हिसाब से क्या करे, फुटबॉल भी प्रदर्शन करे। वैसे देखा जाए तो फीफा की जो रैंकिंग है जिसमें भारत का स्थान ज्यादा अच्छा नहीं है, और कौन सा है, 99 स्थान।
और उसी की वजह से भारत अभी भी कह सकते हैं वर्तमान के अंदर फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है उसके अंदर वो भाग नहीं ले पाता है। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिसके अंदर कह सकते हैं सुनील छेत्री, वर्तमान में सुनील छेत्री जो फुटबॉल टीम के कप्तान, इससे पहले बाइचुंग भूटिया ये कैप्टन रहे और इनके नाम पे भी काफी बड़े रिकॉर्ड हैं। आप देख रहे हैं कि फीफा फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करने का कार्य कौन करेगा? फीफा करने वाला है। उद्देश्य क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, उन्होंने 9 फरवरी को F4 स्कूल्स में ओडिशा के 17 जिलों में 1260 स्कूलों को टारगेट करके और इस प्रकार की मुहिम की शुरुआत की गई। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि फीफा किस लिए वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ है और 1904 के अंदर इसकी स्थापित ये हो जाता है, जिसके अंदर संस्थापक सदस्य देश कितने थे? टोटल 7 थे। 1930 में वर्ल्ड कप खेला जाने लगता है और 2022 के अंदर इसका जो आयोजन किया गया था वो दोहा कतर के अंदर किया गया था और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके और इस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। जबकि 2026 का जो फुटबॉल कप जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो अमेरिका के अंदर होने वाला है, जिसमें अमेरिका ही नहीं उसके साथ में 2 ऐसे पड़ोसी देश है वो भी संयुक्त मेजबानी करने वाले, जिसके अंदर मैक्सिको हो गया और कनाडा हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।